हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. In first part we had completed topic irrigation and now we are starting with topic weeding. Let's move forward with weeding. If you haven't subscribed my YouTube channel till now, please subscribe it. Weeds are the unwanted plants which grow along with the main crops. They are undesirable because they compete with the main crop for nutrients, space, air, light and water etc. and reduce the crop yield. They also spread pests onto the crops and sometimes produce poisonous substances which are harmful to animals and humans. जो वीड्स हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके मुख्य क्रॉप की फसल के साथ उग जाते हैं, आपकी जो प्रमुख फसल है उसके साथ उगते हैं. ये ऐसे पौधे हैं जिनको हम चाहते नहीं कि उगे, लेकिन ये उग जाते हैं. ये अनडिजायरेबल हैं, मतलब इसकी हमें इच्छा बिल्कुल भी नहीं है. रीज़न क्या है अनडिजायरेबल होने का? जो हमारी मुख्य फसल है उसके साथ पोषक तत्व को साझा करते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट उसको दे रहे हैं, ये उसको उसमें हिस्सेदारी करते हैं, उसे छीन लेते हैं. जगह की समस्या होती है फसल को इनकी वजह से. हवा अच्छे से नहीं मिल पाती, प्रकाश नहीं मिल पाता, लाइट, मतलब जो सारी चीज़ें फसल को मिलनी चाहिए उसको ये भी क्या करते हैं, लेना शुरू कर देते हैं. तो फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, उत्पादन गिर जाता है. कभी कभी ये फसल में बीमारी फैलाने वाले जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको भी फैलाते हैं. कभी कुछ जहरीले केमिकल सब्सटेंस फैला देते हैं जो क्या है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. खेत से वीड्स को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे वीडिंग कहा जाता है. तो वीडिंग का जो तरीका है, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग मैनुअली करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं, हाथ से उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं. अभी मैनुअली जो है वो कम हो गया है, लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं. ठीक है, वीडिसाइड्स आते हैं मार्केट में, उसे घोल के पानी में छिड़काव कर देते हैं तो वीड्स मर जाते हैं. टाइम फॉर वीडिंग. वीडिंग का समय क्या होता है? द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. सही समय है कि वीड्स में फूल और बीज लगें, इससे पहले उनको उखाड़ के फेंक दो. सम कॉमन वीड्स, जो कुछ प्रमुख खरपतवार हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वीड्स फाउंड इन क्रॉप फील्ड्स आर. फसलों के खेतों में जो प्रमुख खरपतवार पाए जाते हैं. वाइल्ड ओट्स जिसको जावी कहते हैं, ग्रास, अमरंथस जिसको छौलाई कहते हैं, चिनोपोडियम जिसको बथुआ कहते हैं. तो ये वीड्स हैं जो आपके फसल के साथ उग जाते हैं और फसल की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं. मेथड्स ऑफ वीडिंग. खरपतवार को हटाने के तरीके कौन कौन से हैं? मैनुअल वीडिंग है. वीड्स में बी रिमूव्ड मैनुअली इधर बाई अपरूटिंग देम आर बाई कटिंग देम विद द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक हैंड, फॉर्क, खुरपा एंड हैरो. जो वीड्स निकालने का तरीका है मैनुअली, वो क्या है कि उन्हें हाथ से क्या करो, उखाड़ के फेंक दो, या उन्हें हैंड, फॉर्क, खुरपा, हैरो इनकी मदद से काट दो, तो इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है. और भी तरीके हैं. बाय यूजिंग वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स का यूज करके भी आप इन्हें ख़त्म कर सकते हो. द केमिकल सब्सटेंसेज विच डिस्ट्रॉय किल वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडीसाइड्स आर हर्बिसाइड्स. सम कॉमन वीडीसाइड्स इन यूज आर डेलापॉन, मिटाक्लोर, सिनियाजिन एंड बूटाक्लोर. These weedicides are diluted in water and spread in the field with a sprayer. कुछ वे केमिकल सब्सटेंस जो आपके खेतों में वीड्स को मार देते हैं और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें हम वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स कहते हैं. कुछ सामान्य जो वीडीसाइड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो डेलापोन है, नाम याद कर लीजिएगा बहुत ज़रूरी है, मिटाक्लोर है, सिनियाजिन है और बूटाक्लोर है. ये वीडीसाइड्स हैं जो कि बाज़ार में मिलते हैं. इन्हें पानी में घोलना होता है और इसके घोल को स्प्रेयर की मदद से खेत पे छिड़कना होता है. वीडीसाइड्स मस्ट बी यूज विथ केयर एज दे आर पॉइजनस एंड हैव साइड इफेक्ट्स इफ कंज्यूम्ड. इनका बड़ा सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि ये जहरीले होते हैं और अगर आपने इसको निगल लिया तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. फार्मर शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विद अ piece of cloth during spraying.
जब भी किसान इसका छिड़काव कर रहे हैं तो कपड़े की मदद से अपना नाक मुंह अच्छे से ढक के रखें, क्योंकि सांस के थ्रू भी अंदर जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। बायोलॉजिकल मेथड, जैविक विधि भी है। वीड्स कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल, कोचिनियल इंसेक्ट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द वीड कॉल्ड ओपुंटिया। कह रहा है कि जैविक तरीके से हटाने का तरीका यह है कि एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कोचिनियल, इसको हम खेतों में छोड़ते हैं, ठीक, ओपुंटिया नाम के वीड्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ओपुंटिया को खा लेते हैं और धीरे धीरे अपने आप खेत में से ओपुंटिया खत्म हो जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की सुरक्षा। पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स। ठीक है, पेस्ट वे प्राणी हैं जो आपके फसलों पे हमला करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। दे में भी रोडेंट्स, चूहे हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, लोकस्ट होता है टिड्डा, वीविल्स हैं, टर्माइट्स हैं, ये इंसेक्ट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रे एनिमल्स एंड बर्ड्स, छुट्टा पशु और पक्षी। इट इज एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ आवर क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर बाय दिस पेस्ट। इन नाशकों की मदद से हर साल हमारे फसल का 10% हिस्सा क्या होता है, नष्ट कर दिया जाता है। क्रॉप्स आर आल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस बाय कॉजिंग सेवरल डिजीजेज। फसलों पे बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस भी हमला करते हैं अनेकों बीमारी फैला के। दिस डिजीजेज रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इन बीमारी की वजह से फसल का जो उत्पादन है, मात्रा, वो घट जाता है, गुणवत्ता भी घट जाती है। दिस डिजीजेज गेट ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर, सॉइल और थ्रू इंसेक्ट। ये बीमारियाँ बीज, हवा, मिट्टी या कीड़े मकोड़ों से फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेस्टिसाइड्स। The chemical substances which kill pests without harming the crops are called pesticides. These chemicals are sprayed by using a sprayer. The following chemicals are used to kill these pests. कह रहा है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके फसल को बिना नुकसान किए पेस्ट को मार देते हैं। इन केमिकल्स को हम स्प्रे की मदद से छिड़कते हैं। ठीक, नीचे कुछ केमिकल्स का नेम दिया गया है जो क्या करते हैं, पेस्ट को मार देते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने वाले कौन कौन से हैं। दीज आर यूज टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, DDT है, BSC है, मेलाथियोन है। ये वे केमिकल्स हैं जो इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं। आपने इस तरह का पुतला खेतों में देखा होगा, इसको स्केयर को कहते हैं। इसको देख करके जो पक्षी होते हैं वो डर के खेत में नहीं आते हैं, दूर भाग जाते हैं। तो पक्षियों को भगाने का तरीका है। फंगिसाइड्स, दीज आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगाई। एग्जाम्पल सल्फर, लाइम सल्फर। फंगिसाइड्स का इस्तेमाल फंगाई को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सल्फर या लाइम सल्फर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोडेंटिसाइड्स, दीज आर यूज टू किल रोडेंट्स। इसका इस्तेमाल रोडेंट्स को मारने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में जिंक है, फॉस्फाइड है और वारफेरिन है। तो जिंक, फॉस्फाइड और वारफेरिन ये दो केमिकल्स हैं जो रोडेंटिसाइड्स को मार देते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। तो चाहे इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड्स है और रोडेंटिसाइड, इन सबको एक साथ में हम पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं। बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे बाय पुटिंग स्केयर क्रोज इन द फील्ड्स एज शोन इन फिगर। फिगर में जैसा दिखाया गया है ऐसा स्केयर क्रो आप खेत में लगा दो, पक्षी अपने आप भाग जाएंगे डर के मारे। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। अब क्या है भाई, कटाई की बारी हो गई, सुरक्षा वगैरह सब अच्छे से हो गया। वंस द क्रॉप हैज मैच्योर्ड, एक बार फसल तैयार हो जाती है, इट हैज़ टू बी गेदर्ड, तो इसको इकट्ठा किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर्ड क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। एक पूरी तरीके से तैयार फसल को काटना और इकट्ठा करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्वेस्ट सीजन इज सेलिब्रेटेड विथ एक्साइटमेंट। पूरी दुनिया में जो हार्वेस्ट सीजन होता है, कटाई का महीना होता है, उसको पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। बैसाखी, होली, पोंगल, दिवाली, नबन्या, बिहू आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये सभी त्यौहार हैं जो भारत में कटाई के सीज़न में, हार्वेस्टिंग सीजन में मनाए जाते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम है, लेकिन सारे त्यौहार क्या हैं, हार्वेस्टिंग सीजन वाले हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है, जो अनाज वाले फसलें हैं उनका हार्वेस्टिंग कैसे होता है उसके बारे में पढ़ो। मोस्ट ऑफ द ग्रेन क्रॉप्स आर रिप्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ सिकल। ज़्यादातर जो फसल वाली, अनाज वाली जो फसलें हैं उन्हें काटा जाता है एकदम ज़मीन के पास से, उनके पेड़ों को काट दिया जाता है हंसिया की मदद से। सिकल, हंसिया इंडिया में फेमस इंस्ट्रूमेंट है। अगला पॉइंट है थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स ऑफ हे इज नोन एज थ्रेसिंग। कटे हुए जो पेड़ के डंठल हैं उनसे अनाज को अलग करने का जो प्रक्रिया है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर दिम।
एनिमल्स सच एज बुलॉक्स, बफेलोज और कैमल्स आर आल्सो यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर दिस पर्पज। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, फसल को जमीन में फैला देते हैं, उस पर चलते हैं। जानवर में बुलॉक्स, बैलों का जोड़ा, भैंस, ऊँट, इनका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनसे चलवा के भी हम जब उनसे चलवाते हैं तो जो बीज होते हैं वो भारी होते हैं, वे दबाव पा के नीचे गिर जाते हैं और स्टाक्स क्या होते हैं, ऊपर रह जाते हैं। फिर हम स्टाक्स को अलग कर लेते हैं और फिर बीज को अलग कर लेते हैं। तो ये थ्रेसिंग का एक नॉर्मल तरीका है, पारंपरिक तरीका है जो पहले इस्तेमाल होता था जब औजार और यंत्रों की कमी थी। आज के टाइम में इनका इस्तेमाल तो सीधे मशीन्स आती हैं, थ्रेसर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करके अलग किया जाता है स्टाक्स को अलग और ग्रेन्स को अलग। ये काम क्या है, मशीन का इस्तेमाल करने में बहुत फास्ट हो जाता है, समय बचता है, धन की बचत होती है, मजदूरी की भी बचत हो जाती है। विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैप इज नोन एज विनोइंग। फार्मर्स होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड चैप at a height and allow them to fall in a gentle stream. The wind blows away the chaff, which is lighter. The heavier grains fall directly on the ground below and are thus separated. करा कि ग्रेन को, अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको विनोइंग कहते हैं। किसान क्या करता है, अनाज और भूसे के मिक्सचर को ऊंचाई पे लेकर खड़ा हो जाता है, उन्हें आराम से गिरने देता है सामान्य तरीके से। हवा की मदद से जो भूसा होता है वह हल्का होता है, दूर चला जाता है। अनाज के दाने भारी होते हैं तो एकदम ज़मीन पे नीचे ही गिरते हैं। इस तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं। Big farms use huge machines called combines which cut, thresh as well as separate the grain from the chaff. बड़े बड़े किसान जो हैं, बहुत जिनका खेत बहुत बड़ा है, वे कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं जो फसलों को काटता है, थ्रेसिंग करता है, फिर विनोइंग भी कर देता है। सारा काम करके एक ही मशीन रख देती है। हार्वेस्टिंग का फर्दर क्रॉप्स, दूसरे फसलों का कटाई। बिसाइड्स ग्रेन क्रॉप्स, ऑल अदर क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल क्रॉप्स, ग्रास क्रॉप्स, etc. आर हार्वेस्टेड थ्रू डिफरेंट प्रोसेस एंड टेक्निक्स। कराए कि अनाज वाली फसलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जी की जो फसल हैं, कैश वाली जो फसलें हैं, इन सबको अलग तरीके से काटा जाता है। इनकी हार्वेस्टिंग अलग तरीके से होती है। प्लकिंग है, गैदरिंग है, पैकिंग है, स्टोरिंग ऑफ क्रॉप्स, ये सभी अलग अलग तरीके हैं, स्टेप्स हैं जो कि अलग अलग खास फसलों के हिसाब से अपनाए जाते हैं। स्टोरेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स, पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल। जो भोजन सामग्री है दो तरह की होती है, एक तो पेरिसेबल है जो कि जल्दी से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दूसरी क्या है, नॉन पेरिसेबल है, जल्दी से नष्ट नहीं होगी। पेरिसेबल फूड मटेरियल्स, जो नष्ट होने वाली है। पेरिसेबल फूड मटेरियल्स आर दोज विच गेट स्पॉइल्ड इजिली व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट एंड मिल्क। नष्ट होने वाली सामग्रियाँ वे हैं जो कुछ ही समय में रूम टेम्परेचर पे कुछ ही दिनों के अंदर नष्ट हो जाती हैं। सब्जियाँ हैं, फल हैं, मछली है, मांस है, दूध है। नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स, जल्दी से नष्ट न होने वाली। नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स आर दोज विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉन पेरिसेबल तो ये होती हैं जिन्हें आप लंबे समय तक के लिए भी रखे रहते हो तो भी नष्ट नहीं होती हैं, उन्हें नॉन पेरिसेबल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा है, अनाज के दाने हैं, मसाले हैं, चीनी है। मोड्स ऑफ स्टोरेज, भंडार करने का तरीका। देयर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज। स्टोरेज भी दो तरह के होते हैं, एक तो सूखा स्टोरेज होता है, दूसरा कोल्ड स्टोरेज होता है, ठंडी जगह पे रखना। ड्राई स्टोरेज, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स। फूड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर कंटेंट, शुड बी बिलो 14% ऑफ वेट टू प्रिवेंट द अटैक बाय पेस्ट। द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन वेड, पैक्ड इन गनी बैग्स एंड ट्रांसफर टू प्रॉपरली वेंटिलेटेड हाउस कॉल्ड गोडाउन्स और टेनरीज। किराया तरीका नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राई स्टोरेज, जो अनाज के दाने हैं उनको सूरज की रोशनी में, धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। इतना सुखाया जाता है कि उसमें जो नमी है उसके वजन का 14% से कम हो जाए, ताकि जो पेस्ट हैं, कीटाणु हैं, इस पर हमला न करें। अब सूखा हुआ जो अनाज होता है उसको तौला जाता है, बोरी में पैक किया जाता है, फिर अच्छे से हवादार, ठीक है, बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं, ग्रेनरीज होते हैं, वहाँ पे भर के रख दिया जाता है। द गनी बैग्स इन द गोडाउन शुड बी केप्ट अबाउट 62 cm away from the walls and on wooden platforms about 10 to 15 cm above the ground. The godown must be kept free from pest by spraying various pesticides from time to time. गनी बैग्स को गोडाउन में दीवारों से 60 से 17 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है और लकड़ी के प्लेटफॉर्म बने होते हैं जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होते हैं ज़मीन से, उस पर रखा जाता है। गोडाउंस को कीड़े मकोड़ों से एकदम फ्री रखा जाता है। वहाँ पे अलग अलग पेस्टिसाइड को समय समय पे छिड़का जाता है ताकि कीड़े मकोड़े, कुछ भी गंदगी वहाँ पे न रहे जिसकी वजह से फसल को नुकसान हो। ग्रेन सिलोज आर स्पेशली डिजाइंड टाल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ फ्रूट ग्रेन्स। बड़े बड़े ग्रेन के सिलोज हैं जो लंबे लंबे
ठीक है, सिलेंडर के आकार के होते हैं, गोल आकार में, ताकि वहाँ पे ढेर सारी मात्रा में अनाज रखा जाए। दिस सिलोज कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स एट डिफरेंट टेबल्स। अलग अलग सतहों पे अलग अलग अनाज को भर के रखा जाता है इन सिलोज के अंदर। द रिक्वायर्ड फूड ग्रेन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग प्रोवाइड इन द सिलोज। अलग अलग जगहों पे इसमें ओपनिंग भी होता है, मतलब खुले होते हैं जगह, जहाँ से आपको जिस भी अनाज की आवश्यकता है उसको निकालो। जैसे कि गेहूँ, चावल सबको आपने रख रखा है अलग अलग लेवल पे, तो जहाँ से भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ का दरवाज़ा खोल के निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है कोल्ड स्टोरेज, ठंडा भंडारगृह। दिस मेथड इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल। जो भोजन सामग्रियाँ जल्दी से नष्ट होती हैं उनके लिए इस तरीके का इस्तेमाल होता है। दीज फूड मटेरियल्स हैव वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ सो दैट दीज आर यूजुअली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। इनका जो जीवन काल होता है बड़ा कम होता है, इसलिए इनको बहुत ही निम्न तापमान पर रखा जाता है। आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड एट होम टू स्टोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट, फिश etc। घर पे हम आइस बॉक्स, बर्फ़ का डब्बा या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अनाज को भर के रखते हैं। एडवांटेजेज ऑफ फूड स्टोरेज। भोजन को भंडारित करने का फ़ायदा क्या है? इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रोएंजाइम। यह क्या करता है? भोजन को एंजाइम, केमिकल्स या माइक्रोएंजाइम, सूक्ष्म जीवों से के हमले से नष्ट होने से बचा लेता है। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल्स। भोजन जो की सामग्री है उसका भंडारण समय को भी बढ़ा देता है। इट हेल्प्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अराउंड द ईयर। कोई भी किसी भी सीज़न का जो फल या सब्जी है उसे आप पूरे साल प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके के माध्यम से, नहीं तो अपने सीज़न के बाद आपको वह फल या सब्जी उपलब्ध नहीं होगी। तो जब हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो पूरे साल हमको उपलब्ध रहती है। इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स ईजियर। इसकी वजह से भोजन सामग्रियों का यातायात आसानी से हो पाता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन प्राइसेस इन द मार्केट। इसकी वजह से बाजार में सामान की कीमतें क्या होती हैं? नियंत्रित रहती हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ती। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, मटर का सीज़न है, तो जब सीज़न आएगा मटर का उसमें मटर सस्ती रहेगी, लेकिन जब उसका सीज़न खत्म हो जाएगा तो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, 1 किलो के लिए 200, 300, 400 की भी का भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो डीप फ्रीजर में रखा हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, वो मटर समय समय पर बाहर आती रहेगी निकल के मार्केट में, तो दाम नहीं बढ़ने पाएंगे। लास्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री। द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। जब हम जानवरों को किसी खास उद्देश्य से रखते हैं तो उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं, पालन कहते हैं। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक। जितने भी पालतू जीव हैं, ठीक है, उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं को पालना, खिलाना, उनकी देखभाल करना भोजन और दूसरे उद्देश्य के लिए, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं से समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।